नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो कि ये हमारे आधुनिक इतिहास का जो है अध्याय है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले भारत में मुख्यतः दो भागों से विदेशी जो है प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, कौन कौन सा दो मार्ग थे? ये थे, जो पहला मार्ग था ये था स्थल मार्ग, और दूसरा था ये समुद्री मार्ग था। ठीक है, इसमें देखिए, जो ये थे स्थल मार्ग में क्या थे? बाल्कन प्रदेश। स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेश से टर्की, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टर्की, भारत, ईरान, इराक होता हुआ अफ़गानिस्तान पहुंचता था। फिर खैबर खुर्रम, ये खैबर खुर्रम, बेलन, गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था। ठीक है, ये चूंकि ये स्थल मार्ग था, तो ये किससे? ये इतने देशों से, उसके बाद इतने दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें आगे आएंगे तो इसमें देखिए, ये है जो दूसरा जल मार्ग। ठीक है, और दूसरा जल मार्ग जो है ये भूमध्य सागर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जल मार्ग था, ये भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा ये क्या होता था? लाल सागर। ठीक है, इस सागर के द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं। आगे इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि भारत में यूरोपवासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। मतलब यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे यूरोपवासियों के रूप में। इसके बाद में क्रमशः कौन कौन आए? डच आए, अंग्रेज़ आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर हम जैसे क्या करेंगे, अगर हम इसमें डिफ़ाइन करना होगा, जैसे क्रम में लगाना होगा, तो कि यूरोपवासियों के आने का क्रम, तो सबसे पहले इसमें क्या रहेंगे? पुर्तगाली रहेंगे, उसके बाद डच, अंग्रेज़, डेनिश और फिर फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए अब हम इनको एक एक करके इनका विस्तार में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें जो है पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगाली, अब देखिए इसमें प्रथम जो है ये पुर्तगाली क्या थे? पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय थे। ठीक है, जिसने यूरोप से भारत के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? यहाँ पे देखिए आप, वास्को डिगामा ये पुर्तगाली नागरिक था। वह सबसे पहले 1498 में कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा। ठीक है, इसमें देखिए ये 1498, ये डेट इम्पोर्टेंट है, 1498। और उसके बाद में फिर देखिए कालीकट, और इसका जो बंदरगाह है कप्पक डाबू। ठीक है, या ये गुजरात में जो बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, वहाँ के शासक उस समय कौन थे? जमोरिन थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शासक कौन था? हिंदू शासक थे वो, सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये जो हिंदू शासक थे यहाँ के, ये जमोरिन थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है, उसमें देखिए आप, हिंदू शासक जमोरिन, उस इन्होंने उसका स्वागत किया। किसका? वास्को डिगामा का। अब देखिए, वास्को डिगामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, ठीक है, डॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। अब देखिए, जब वो भारत आया, उसके बाद जब वो भारत जाने लगा, ठीक है, तो भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया था, उससे उसने देखिए 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने जो है, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। ठीक है, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। जब इतना मुनाफा देखा तो और पुर्तगाली जो लोग थे वो भी उसके लिए प्रोत्साहित हुए कि हम भी, मतलब जब इतना फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों ना हम भारत से ही चल के व्यापार करें। ठीक है, अब हम इसका आगे देखते हैं। इसमें देखिए जो है अगला आगे है, वास्को डिगामा 1502 में पुनः भारत आया। ठीक है, ये 1502 में
पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। कोचीन में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, ये है 1503। ठीक है, ये 1503 में स्थापित की गई और उसके बाद में अगली जो स्थापित की गई वो 1505 में स्थापित की गई। लेकिन कहाँ स्थापित की गई? ये की गई थी कन्नूर में। ठीक है, कन्नूर में। उसके बाद में देखिए, वास्को डी गामा फिर आया। कब आया? तीसरी बार कब आया? ये 5 सितंबर। ठीक है, ये 5 सितंबर 1524 ईस्वी में पुर्तगाली वाइसराय के, अब की बार किसके रूप में आया था? ये आया था पुर्तगाली वाइसराय के रूप में भारत आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर उसके यहीं पर और उसके बाद में यहीं पर दिसंबर 1524। ठीक है, ये डेट है दिसंबर 1524 में कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे, पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से, ठीक है, एकाधिकार के उद्देश्य से 1505, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1505 है। 1505 ईस्वी में एक नीति अपनाई जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? यहाँ पे देख सकते हैं 3 वर्ष के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम गवर्नर के बारे में। तो सबसे पहले गवर्नर कौन थे हमारे? ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये थे जो हमारे पहले गवर्नर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका जो कार्यकाल था वो 1505 से 1509 था। ठीक है, चलिए हम इसमें इनके बारे में देखते हैं। इनके बारे में देखिए, ये पुर्तगाल के जो थे ये प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, ये प्रथम गवर्नर थे और इनका मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, कहाँ पे? ये देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को, ठीक है, के व्यापार को सुरक्षित करना था। इसीलिए इन्होंने जो है शांति जल की नीति, ठीक है, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता रहता है। शांति जल की नीति से इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। तो इन्होंने शांति जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ठीक है, आगे हम देखते हैं अल्मीडा ने, ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, अल्मीडा ने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और प्रारंभ में अंजाडीवा, ठीक है, अंजाडीवा ये स्थान है, स्थान का नाम है अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा में दुर्ग स्थापित किया, या सॉरी यहाँ दुर्गा लिखा है तो ये दुर्ग स्थापित किए। 1509 में अल्मीडा ने ही गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। इस विजय के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। ठीक है, ये कहाँ पे हो गई? हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं अपने अगले गवर्नर को। जो अगला गवर्नर था ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ये देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनका कार्यकाल था 1509 से 1515 ईस्वी। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में जो है ये भारत में इसमें देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि जो है वास्तविक नींव डालने वाला कौन था। ठीक है, तो वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था। अब देखिए, ये बना तो 1509 में था, लेकिन आया किस समय था? उनसे पहले भी आया था। क्या नाम है? इससे पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के पहले भी। ठीक है, 1503 में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था और उसी समय 1503 ईस्वी में, ठीक है, 1503 ईस्वी में उसने कोचीन में, कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1510 ईस्वी में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये डेट आप देखते चलिएगा, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको जो है, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है क्रमानुसार सजाने के लिए पूछता है। ठीक है, तो गोवा में समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इस समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। कौन सी शक्तिशाली जो है, ये जल शक्ति। इसमें देखते हैं, इसमें
ये देखिए शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे गोवा पे जब अधिकार करने के बाद में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1511 ईस्वी, 1511 यहाँ पे 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह था, ये था होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इनकी मतलब जो है विस्तार की नीति जारी रही। ठीक है, फिर उसके बाद में इनका अगला कार्य क्या था, अगला कार्य था इन्होंने जो है अल्बुकर्क ने अस्थाई पुर्तगाली आबादी, ठीक है, देखिए यहाँ पे अस्थाई पुर्तगाली आबादी बसाने के दृष्टि से स्वदेश वासियों को, मतलब स्वदेश उन्होंने अपने देश वालों को, ठीक है, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, इसमें ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अगली, उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन सा जो है पुर्तगाली गवर्नर था जिसने सती प्रथा को बंद करवा दिया था, तो ये थे कौन से, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए हम अब अगले गवर्नर को देखते हैं। हमारे जो अगले गवर्नर थे ये नीनो डी कुन्हा। ठीक है, देखिए इसमें इनका जो कार्यकाल था नीनो डी कुन्हा का, इनका था 1529 से 1538 तक। अब देखिए अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा था। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बादशाह, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बादशाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेसीन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। उसने 1530 में, ठीक है, 1530 में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखिए ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे देखते हैं। सबसे इसमें है कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था। ये क्या थी, ये कौन सी व्यवस्था थी, अब देखिए यहाँ पे व्यवस्था ये थी, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत कार्टज पद्धति प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ के लिए, व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के लिए के तहत, ठीक है, कार्टज पद्धति का आरंभ किया। कार्टज का तात्पर्य परमिट से था। ठीक है, कार्टज का तात्पर्य किससे था, परमिट से था, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। ठीक है, बाध्य करने के लिए अरमेडा की शक्ति थी। इसी व्यवस्था को कार्टज अरमेडा व्यवस्था की संज्ञा दी गई। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मतलब बात है, जो कार्टज अरमेडा व्यवस्था थी, इसके बिना, इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज, देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी, ये स्पेसिफिकली भारतीय और अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। ठीक है, भारतीय या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च, यहाँ पे देखिए काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ प्रतिबंधित थी कि ये चीज़ आप नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है काफिला व्यवस्था। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे जो है काफिला व्यवस्था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं काफिला व्यवस्था। अब देखिए पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। क्या कहते थे, ये कहते थे खुद को सागर का स्वामी। ठीक है, व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था लागू की गई थी। किसके लिए, व्यापार पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यापार के नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था की गई थी। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इस संरक्षक बेड़े के 2 कार्य थे। कौन कौन से कार्य थे, ये था, पहला जहाज की समुद्री डाकुओं से रक्षा करना, दूसरा यह सुनिश्चित करना कि इसमें से कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न कर सके। ठीक है,
अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये सब तो ठीक है, इन्होंने मतलब इनका शासन प्रशासन रहा चला इस तरह से, लेकिन फिर इनका पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं पुर्तगालियों का पतन। ठीक है, पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। इसमें देखिए आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। इस सफलता के पीछे इस असफलता, यहाँ पे असफलता होगा, यहाँ पे देखिए ये होगा असफलता। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, असफलता। ठीक है, यहाँ पे असफलता के पीछे अनेक कारण थे। यहाँ पे पुर्तगालियों का इसमें जो कारण थे, इसमें देखिए ये निम्नलिखित कारण है। पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति जो इन्होंने मतलब प्रोत्साहित किया था, मतलब यहाँ के लोगों से शादी करने के लिए, योग्य शासकों का अभाव, योग्य शासकों का भी अभाव था, सीमित साधन थे इनके पास में, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय। ठीक है, स्पेन का पुर्तगाल में मतलब पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय हो गया था। फिर इसमें देखिए मुगल साम्राज्य विस्तार, क्योंकि अब इनके बाद मतलब मुगल साम्राज्य भी विस्तार होने लगा था। ठीक है, और उसके बाद में डच एवं अंग्रेजों जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय आदि इसके पतन को अवश्यंभावी बना दिया। मतलब कि जैसे अब इनके बाद में कौन से यूरोपीय आए, डच आए, अंग्रेज आए, तो ये लोग एक पावरफुल जो है इनके कंपटीटर थे। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने इसके मतलब पतन को जो है अनिवार्य बना दिया, क्योंकि उन लोगों का भी पर्पस था व्यापार करना, और दोनों लोगों में फिर क्या होगा, झड़प होगी या फिर कंपटीशन होगा, तो जाहिर सी बात है जो कमज़ोर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इतना जो है समय तक इन्होंने अपना शासन किया, उसके बाद में अपना जो है इस पे प्रभाव भी जमाया। तो इसके हम देखते हैं भारत पर इसके पुर्तगालियों के क्या प्रभाव रहे। ठीक है, पुर्तगाली शासन का क्या क्या प्रभाव रहा जो भारत में देखने को मिला। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या है, पुर्तगालियों के प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं ये जो है पहला पहला क्या होगा, पहली बार। ठीक है, पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधन का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए। ठीक है, तो पुर्तगाली ऐसी पहली मतलब जो है शक्ति थे, व्यापारिक शक्ति, जो एशिया के मतलब भारत सहित, ठीक है, कौन से, भारत सहित एशिया के देशों के संसाधन का दोहन करने वाला। ठीक है, करने वाली। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं, सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही प्रदान किया जाता है। यहाँ प्रदान होगा। ठीक है, ये यहाँ पे धा की जगह दा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्रदान होगा। ठीक है, प्रदान। ठीक है, इसमें देखिए ये फिर अगला तीसरा है, तीसरा है एशियाई समुद्री गतिविधियों में राजनीति को समादिष्ट किया। ठीक है, यहाँ पे समादिष्ट होगा। उसके बाद में फिर आगे आगे होगा, पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रयास किए। ठीक है, जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने धर्म परिवर्तन का भी प्रयास किया। 1540 में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। ठीक है, इसमें अब देखिए अगला है जो है इसमें 1560 में गोवा में इसमें देखिए 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय, ठीक है, ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य धर्म विरोधियों को दंडित करना था। किस किस धर्म विरोधियों को, ये ईसाई, यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका, मध्य अमेरिका, ये मध्य अमेरिका से तंबाकू, यहाँ पे देखिए ये है तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद का भारत में प्रवेश पुर्तगालियों ने करवाया। ठीक है, अगला है बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेशन। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट थे जो बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेशन अन्य देशों से, ठीक है, अन्य देशों से पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। फिर यहाँ पे देखिए जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने की। ठीक है, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद में फिर देखिए
यहाँ भारत में गोथिक स्थापत्य कला, ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी पुर्तगालियों के बारे में जानकारी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।